उत्तराखंड में जो राजनीतिक चरित्र इन 24 सालों में यानी राज्य बनने के बाद सामने आया है, उसमें राजनीति तो कुछ भी नहीं थी। राज्य को चलाने की जो नीति थी वो कुछ भी नहीं थी। इनकी अपनी नीति, ऐसा लगता था कहीं बाहर से कुछ निर्देश आदेश आ रहे हैं। बावजूद इसके राजनीतिक चर्चा परिचर्चा चलती रहनी चाहिए। होने को तो उत्तराखंड में क्षेत्रीय दल अभी है ही नहीं, और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है एक मजबूत संगठन के रूप में, और कांग्रेस संगठन के रूप में भी है, राजनीतिक दल के रूप में भी है, लेकिन सत्ता में अभी नहीं है। और जिस तरीके से कांग्रेस का स्वरूप अभी खड़ा है, उस स्वरूप के सहारे अगर वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की मंशा रखती है तो वो कश्यप ही है। कांग्रेस जो हमेशा सत्ता में रही एक मजबूत संगठन के रूप में, वो एकदम लापता जैसी कैसे हो गई। मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बता दूं कि कांग्रेस राज्य की पक्षधर कभी नहीं थी, विरोधी थी। बावजूद इसके जब पहली बार चुनाव हुए तो यहाँ की जनता ने कांग्रेस को ही चुना और सरकार सौंपी। पहली सरकार के रूप में नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, तो जो राज्य की नीति थी उस नीति में कॉरपोरेट था, उस नीति में उद्योग था, उस नीति में तिवारी जी थे, खूब सारा बजट था और भ्रष्टाचार था। लेकिन उस नीति में लोक नहीं था, लोग नहीं थे। लोग मतलब वो लोग जिन्होंने पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई लड़ी थी। उनके होने ना होने का कोई फर्क एनडी तिवारी को पड़ता भी नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि पृथक पर्वतीय राज्य की जो मांग थी वो नहीं हुई है। एक बड़ा क्षेत्र उधम सिंह नगर के रूप में, हरिद्वार के रूप में, मैदानी क्षेत्र के रूप में जो इस राज्य के साथ जुड़ा हुआ था, वो तिवारी जी जैसे लोग हमको कांग्रेस जैसे संगठन या भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन की बाँछें खिलाता ही खिलाता है कि पहाड़ी कुछ भी करें हम निपट लेंगे, लेकिन हम मैदान के सहारे जिंदा रह लेंगे, जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे। दगड़ियों, राजनीतिक रूप से अगर देखें तो पहली चुनी हुई सरकार कांग्रेस की थी, दूसरी चुनी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तीसरी चुनी हुई सरकार फिर कांग्रेस की थी। लेकिन तीसरी सरकार के बाद, तीसरे चुनाव के बाद फिर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई और बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी है। मतलब सरकार बनाने के लिए जो 36 सीटें हैं वो आधे, पिछले चुनाव में तो आधे को भी छू रही थी, लेकिन उससे पहले चुनाव में तो उसने आधे सीटें भी नहीं छुई थी। यह हालत उस कांग्रेस की थी जिसको लेकर भाजपा कहती है आप 70 साल तक केंद्र में रही। कांग्रेस के केंद्र में रहते हुए उत्तराखंड को मिला कुछ नहीं, लेकिन उत्तराखंड से छिना बहुत। 1970 में चले जाइए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हम उत्तराखंड के लोग शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट से आच्छादित थे और हमसे वो छीन लिया गया। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट से हमको बाहर कर दिया गया। लोगों से कहा गया कि इसकी जरूरत पहाड़ को नहीं है। पहाड़ को कॉरपोरेट के हवाले किए जाने की पूरी जुगत कांग्रेस कर रही है, इसलिए वो हमको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट की श्रेणी से बाहर निकालना चाहती है। और जब अनुसूचित जनपद अधिनियम से हमको बाहर किया गया, 6वीं अनुसूची से बाहर किया गया, तो हमसे हमारी जो वन पंचायतें थी उन वन पंचायतों को ग्राम वन बनाकर हमसे छीन लिया गया, जनता से छीन लिया गया। यही नहीं, इधर क्योंकि 75 तक 20 सूत्री कार्यक्रम भी सामने आ गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से भ्रष्टाचार की गंगा पहाड़ में बही। जो सीमेंट आता था
वो 10-15 रुपए कट्टे के हिसाब से गांव में बिकने लगा। हमारी पूरी की पूरी सभ्यता को अगर किसी एक योजना ने तहस नहस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था। लोग समझ रहे थे कि हमें किस तरीके से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और 20 सूत्री कार्यक्रम ही वो कार्यक्रम भी था जिसने कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता होते थे समाज सेवियों के रूप में, उन कार्यकर्ताओं को छोटा छोटा ठेकेदार या किटकिनदार का स्वरूप दे दिया। आज की तारीख में कांग्रेस में आदमी कार्यकर्ता कोई बनता है तो पहले ठेकेदारी देखता है। वो देखता है कि मेरे को काम क्या मिलेगा, मेरे को लाभ क्या मिलेगा, छोटे स्तर पर क्या काम मिलेगा, गांव में खड़ंजा मिल जाएगा, नहर मिल जाएगी, गुल मिल जाएगी, उससे बड़ा मिल जाएगा, उससे बड़ा मिल जाएगा, या सरकार में मंत्री का पद मिल जाएगा। लेकिन वो कमाई के उसके रास्ते होते हैं, तब वो कांग्रेस में जाता है। ये परंपरा शुरू होती है 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम के आने के बाद। तो जहां एक और कांग्रेस ने स्वयं 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से अपने संगठनात्मक स्वरूप की अंतिम जो कड़ी, गांव की जो कड़ी, जमीन की जो कड़ी, नगर मोहल्लों की जो कड़ी थी, उसको ठेकेदार बनाने का प्रयास किया। दूसरा, भ्रष्टाचार की एक गंगा पूरे पहाड़ में बहा दी गई और उस गंगा ने हमारी जो थाथ थी, हमारी जो समन्वयात्मक व्यवस्था थी गांव की, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। ये कांग्रेस की पहाड़ को सौगात थी, देन थी। मेरा कहने का मतलब, आज़ादी के बाद कांग्रेस ने उन तमाम मांगों को पूरी तरीके से अनदेखा किया जिन मांगों को लेकर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। जिस उम्मीद के संग, जिस लालसा के साथ, जिन सवालों के साथ यहाँ के लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे, उन सारे के सारे मकसदों को, लालसाओं को, सवालों को, मीमांसाओं को कांग्रेस हमेशा दरकिनार करती रही। दूसरा कोई संगठन था नहीं, इसलिए वो 20-25-30% वोट जो भी पड़ा, उसी वोट के सहारे यहां स्थापित रही। कांग्रेस का विकल्प जब मिला, जब पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई शुरू हुई, क्षेत्रीय दल के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल सामने आया। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल को जब वोट पड़ने लगे तो भारतीय जनता पार्टी, जो एक राष्ट्रीय संगठन था, बहुत चालाकी के साथ उत्तरांचल राज्य के नारे के साथ, पहाड़ के आंदोलन के साथ कूद गया और उत्तराखंड क्रांति दल की सारी जो ताकत थी उसको उसने हाईजैक कर लिया, और उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने भी उसको हाईजैक होने दिया। यूँ कह सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के पास मिशन तो था, विजन तो था, लेकिन राजनीति नहीं थी, और एक जो बहुत मजबूत दृढ़ संकल्प होता है अपने संगठन के प्रति, वो नहीं था। परिणाम, क्षेत्रीय दल बनने से पहले, स्थापित होने से पहले ही खत्म हो गया, और फिर कांग्रेस के सामने विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कुछ फर्क नहीं है, एक नाग है तो दूसरा सांप है। जब सत्ता में होते हैं तो नाग होते हैं, जब बाहर होते हैं तो सांप होते हैं। नागनाथ सांपनाथ। दगड़ियों, आज की तारीख में हम लोग देहरादून के भरोसे देखते हैं पहाड़ को, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें राज्य को चलाने की नीति तो कहीं दिखती नहीं, राज्य की भलाई की नीति तो कहीं दिखती नहीं है। अधिक से अधिक टैक्स राज्य से वसूल करो, और जो पहले 50,000 करोड़ था, फिर 60,000, 70,000 करोड़ हुआ, और इस साल गर्व के साथ कहा जा रहा है कि हमारा बजट 1 लाख करोड़ है। तो उस बजट के चारों ओर ही हमारी राजनीति घूमती फिरती दिखाई देती है। हमारी उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति है, वो यहाँ की जो संपदाएं हैं, जो जल, जंगल, जमीन की नीति की बात हम करते हैं, वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। जो जिस तरीके से राज्य आंदोलन की मांग थी, उन मांगों को ठीक वैसे ही दरकिनार किया जा रहा है जैसे स्वतंत्रता संग्राम की मांगों को कांग्रेस दरकिनार करती रही। पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारी मांग थी, जिन मांगों को लेकर हम स्वतंत्रता संग्राम में इकबटाए थे, जुड़े थे, आगे बढ़े थे, शहादतें दे रहे थे, उनको कांग्रेस ने दरकिनार किया। फिर भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी तो उन मांगों को सुन भी नहीं सकती थी, समझ भी नहीं सकती थी।
लेकिन राज्य आंदोलन में तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम साथ में थे, लेकिन राज्य आंदोलन की जो मांगें हैं उन मांगों को भी भारतीय जनता पार्टी अब सुनना नहीं चाहती है, समझना नहीं चाहती है, देखना नहीं चाहती है, जानना नहीं चाहती है। लेकिन सत्ता ये दोनों ही कर रहे हैं, विकल्प नहीं है। इस बीच में कुछ नौजवान देहरादून केंद्रित राजनीति के साथ खड़े हैं। जो सोशल मीडिया का एक प्रचार प्रसार तंत्र है, उस तंत्र के सहारे वो अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बेरोजगार संगठन के रूप में वो मौजूद हैं, भू कानून की बात वो करते हैं, और कुछ लोग भू कानून की बात कर रहे हैं, कुछ मूल निवास की बात कर रहे हैं, कुछ 5वीं 6वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। ये लोग, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो चुनाव की राजनीति में सामने आएंगे। इधर अगर हम लोकसभा चुनावों को देखें तो बॉबी पंवार के रूप में एक नौजवान चुनाव में आता है, बेरोजगार संगठन का नेता, और अच्छा खासा मत भी उसको पड़ता है। जब उसको ये वोट पड़े तो कांग्रेस ने बहुत हल्के किस्म का बयान दिया कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हैं और वोट कट हुए हैं। और कांग्रेस का ये बयान कांग्रेस के और अधिक खिलाफ चला गया। 2 चुनाव विधानसभा के हुए हैं इस बीच में, एक बद्रीनाथ और एक केदारनाथ में। बद्रीनाथ का चुनाव जब कांग्रेस जीती तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ एक राजनीतिक बयान दिया कि यह सीट कांग्रेस की थी और उन्होंने ले ली है। लेकिन जब केदारनाथ में चुनाव हुआ और वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस हार गई, तो कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। कांग्रेस का नहीं, कोई चौहान जो था लड़का, शायद वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, वो उसने वोट काट दिए और उसकी वजह से हम हार गए। और ये जो बयान कांग्रेस का था, ये कांग्रेस के खिलाफ ही गया। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस में इस समय नेता नहीं है कोई, सब अपरिपक्व जैसे लोग बैठे जिनको राजनीति की समझ शायद नहीं है। राजनीति वो अपनी संगठन में बने रहने की नीतियां उनके पास हो सकती हैं, लेकिन राज चलाने की जो नीति है वो शायद उसके मामले में पूरी तरह से अपरिपक्व है, ऐसा इस बयान से प्रतीत हुआ। अरे, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आप विपक्ष में हैं, लंबे समय से विपक्ष में हैं, आप बताइए जनता के बीच में आंदोलनों को लेकर कहाँ हैं? जिस जगह पर बेरोजगार संगठन खड़ा हुआ है, राम कनवाल, बॉबी पंवार और भी कई सारे नाम, वहां आप क्यों नहीं खड़े हैं? जब बेरोजगार संगठन ने आंदोलन शुरू किया तो आप तो उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि विधानसभा में जो भर्तियां थी उसको लेकर आपने जल्दबाजी में बयानबाजी शुरू कर दी। उसके अलावा मूल निवास के मामले में, भू कानून के मामले में नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं तो जनता भी उनके साथ खड़ी है। इस बीच में आप ऋषिकेश का चुनाव देख लीजिए। ऋषिकेश के चुनाव में वो बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़े, मजबूती के साथ चुनाव लड़े। अगर आप ये कहते हैं कि ये नौजवान नहीं होते तो हम चुनाव जीत जाते, तो ये तो बहुत परिपक्व बयान कांग्रेस की ओर से नहीं माना जा सकता है। भाई, कांग्रेस संगठन है, बड़ा संगठन है। राहुल गांधी पूरे देश में आंदोलन कर सकते हैं, यात्रा निकाल सकते हैं, तो आप लोग पहाड़ के मुद्दों को लेकर पहाड़ की सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? प्रदेश के कहने पर किसी 1-2 चौराहे पर पुतला फूंकने के अलावा आपका विरोध का तरीका और क्या है? आप जनता की मांगों के साथ कहां खड़े हैं? निश्चित रूप से आप सरकार में रहे हैं, आपसे कई सवाल लोग पूछेंगे। आपसे नैनीताल का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भू कानून की मांग हम कर रहे थे, आप तो जमीन उर्द खुर्द करने में लगे थे। तो इसको आप आइए जनता के बीच में अपना पक्ष रखिए, माफी मांग लीजिए अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो। यदि नहीं, आपको लगता है नहीं भू कानून की मांग गलत है, आपको लगता है मूल निवास की मांग गलत है, यदि आपको लगता है कि 5वीं 6वीं अनुसूची की मांग जो लोग कर रहे हैं वो गलत है, तो आप आइए और जनता के बीच में बताइए ना कि ये किस तरीके से गलत है। अगर आप ये मानकर चलते हैं कि हम एक राष्ट्रीय संगठन है और कभी लहर आएगी तो हम सरकार में चले जाएंगे, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए गलती कर रहे हैं कि जब राज्य बना तो आप राज्य आंदोलन में नहीं थे। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य आंदोलन में थी, लेकिन वो भी पृथक प्रवृत्ति राज्य आंदोलन की पक्षधर कभी नहीं थी। इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है कि वो कि किस तरीके से, किस चालाकी से वो एक छोटा उत्तर प्रदेश बनवाने में कामयाब रही। दगड़ियों, कांग्रेस राजनीति कर रही है सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सरकार में बने रहने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं से कहीं तक भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस खुलकर खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है। आप सरकार के कौन से डंडे से डरे हुए हैं और क्यों डरे हुए हैं कि आप सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं? और यही वो सवाल हैं जो जनता के बीच में आपको और अधिक कमजोर कर रहे हैं। नगर निकायों के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ी है, वो तो लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रही है। वो सिर्फ चुनाव लड़ रही थी। परिणाम, एक भी नगर निगम आप नहीं जीत पाए और बहुत जहां भी हारे बुरी तरीके से हारे हैं। नगर पंचायतें हैं या नगर निकाय हैं, उनमें आपकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन आपकी हिम्मत इस हार का मूल्यांकन करने की अभी तक नहीं हो पा रही है। जिस दिन लोकसभा के टिकट घोषित हुए, अंतिम टिकट जब कांग्रेस का घोषित हुआ, तो यहां की जनता ने हंसते हुए कह दिया था कि कांग्रेस 500 सीटें हार रही है। यानी जनता ज्यादा समझ रही थी आपके फैसलों को आपसे अधिक। लोकसभा में जिन 5 लोगों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा, वो किस उम्मीद से उतारा, ये बात वो किस जनता को बता नहीं पाए। सिर्फ चुनाव लड़ना है करके अगर उनको खड़ा किया गया था तो आपको हारना ही हारना था, और आप हारे। 2 लोग विधानसभाएं लगातार आप हारे और बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। और 2 विधानसभाएं हारने के बाद भी अपने संगठन को आपने लोक संगठन बनाने के प्रति कदम नहीं उठाया। आपका संगठन सब जानते हैं कि नेता आधारित संगठन है। एक नेता के साथ कुछ सदस्य, दूसरे नेता के साथ कुछ सदस्य, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से आप नहीं टकरा सकते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। तो क्यों नहीं आप अपने संगठन को लोक संगठन बनाने की कोशिश करते हैं? क्यों एक व्यक्ति को एम्पायर के रूप में स्थापित रखने की परंपरा को आप ढो रहे हैं? हम बागेश्वर क्षेत्र की अभी बृहद यात्रा मैंने की थी। कांडा, कमचार, दुग, नाकुरी, बिस्ला दानपुर, तल्ला दानपुर और मला दानपुर में नहीं जा पाया था। तो उस पूरे क्षेत्र में जब मैं पहुंचा, देखा और कांग्रेस के लोगों से मिला, बोले हमारे यहाँ तो बहुत लंबे समय से नई भर्तियां रुकी हुई हैं। और लोगों ने एक बात और कही, हमारे जिस कार्यकर्ता के पास 1000 वोट, 500 वोट, 700 वोट, 200-250 वोट, 100-150 वोट हुआ करते थे, वो सब तिरस्कार कर दिए गए। कई जगह नाम बताया गया कि उस कार्यकर्ता के पास जनता थी, जनता के बीच में उसका काम था, और आज की तारीख में वो कार्यकर्ता दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये कांग्रेस का एक मामला है कि किसको कमजोर करना है, किसको आगे करना है, किसको छिटकाना है। उस तरीके से आपने उन तमाम कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया जो कार्यकर्ता वोटों में जनता के बीच में पकड़ रखते थे। मैं नागपुरी क्षेत्र में जब घूम रहा था तो नरेंद्र भौर्याल का नाम सामने आया। इधर में कि 700-800 एक वोट तो उनके पास रहते थे, उसको कांग्रेस ने जैसा चाहा किनारे लगाने की कोशिश की। वो क्या करते, वो यहाँ से चले गए। मैं किश्मेरा क्षेत्र में घूम रहा था उस समय पर, जब पूरी की पूरी घाटी में दबदबा चलता था भगत सिंह कोश्यारी जी का। कोई भी आदमी, खासकर कोश्यारी में, कांग्रेस के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता था, डरता था। उस समय पर उत्तम सिंह कोश्यारी कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, और उत्तम सिंह कोश्यारी के पास 200-300 वोट था। क्षेत्र पंचायत का सदस्य वो बने थे। और उत्तम सिंह कोश्यारी को किस तरीके से बेइज्जत किया गया, ये कभी कोश्यारी जी से मिली तो वो बताते हैं। यही नहीं, बहुत सारा, मैं जिन क्षेत्रों में गया लोगों ने नाम बताए बकायदा मेरे को। अब इस स्थिति में जब आप अपने यहाँ उन कार्यकर्ताओं में जिनकी जनता में पकड़ है, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये तो मान लीजिए कि आप नेता आधारित संगठन नहीं बन सकते हैं। और जब आप नेता आधारित संगठन थे तब सरकार में आते थे जब 30-32% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती थी। आज की तारीख में जब 60%, 70% तक वोट बूथ पर पड़ रहा है, तो आपको वो रणनीतियां बदलनी पड़ेंगी, वो सोच बदलनी पड़ेगी, वो तौर तरीके बदलना पड़ेगा। जो सोच, जो रणनीति, जो तौर तरीके आपके 20 से 30-32% वोट पर केंद्रित थे। कांग्रेस के प्रति चिंता क्यों है? क्योंकि विकल्प है नहीं। और जो विकल्प सामने आ रहा है वो देहरादून आधारित है।
उनका जो संघर्ष है वो आते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिना साधनों के कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ में भी उनको लोग जानें। मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उनको समझ भी रहे हैं, लेकिन राजनीति में स्थापित होने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए वो अगर चुनाव लड़ते हैं, 30-35 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, 50 सीटों पर, 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ते भी हैं, तो वो शुरुआत की दौर में उसी स्थिति में आएंगे जिस स्थिति में वो एंटी कैम्बेंसी की वोट को तो अपने पास ले आएंगे, लेकिन जीतने वाला जो वोट है वो बड़ी मात्रा में तो कांग्रेस के पास ही रहेगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। यदि कांग्रेस लोक के बीच में जाके स्थापित नहीं हो पाती है तो निश्चित जानो कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको पहाड़ से कोई लेना देना नहीं, जो पहाड़ में संघ की विचारधारा को पूरी तरीके से थोप देने पर आमादा है, वो पहाड़ में राज करती रहेगी और कांग्रेस के लोग 2-3 चुनावों के बाद फिर शायद दिखने बंद हो जाएं। कांग्रेस को